अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए रोज शाम को 6 बजे लेकर आ रहा हूं आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं से रिलेटेड वो सारे प्रश्न उत्तर जो कि 66 बीपीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप भी अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और जी हाँ, वहां पे सीरियसली अगर तैयारी करना चाहते हैं तो वहां पेड कोर्सेज खरीद कर भी अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। अन्यथा आप हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से जी हाँ जुड़े रहिए। सुबह के 4 बजे जो कि आपको करंट अफेयर का वीडियो दिया जाता है और शाम को 6 बजे जो कि आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट दी जा रही है 50 प्रश्नों के, जो कि आने वाले आगामी परीक्षा और प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन के मिक्सअप होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये सेट। और 30 जून का करंट अफेयर देखना बिल्कुल ना भूलेंगे, क्योंकि उस दिन पूरे जून ऑफ मंथ का करंट अफेयर दिया जाएगा सुबह के 4 बजे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों बीपीएससी के 41, जी हाँ बीपीएससी 41 में पूछा गया था ये सवाल। तो यहाँ पे आप आंसर करेंगे। 41वां बीपीएससी में पूछा गया है यह सवाल, कौन सा सिख गुरु था जिसको जहांगीर ने जी हाँ मृत्यु दंड दिया था? तो देखिए, सिख संप्रदाय की अगर हम बात करें तो इसकी सबसे पहले कुछ न्यू जान लेते हैं, जो कि इसका श्रेय जाता है जी हाँ गुरु नानक जी को। गुरु नानक जी अनुयायी हैं, सिख कहलाएं, उनके जितने भी अनुयायी, उनके जो फॉलोअर थे वो सिख कहलाएं आगे चलकर। और ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। कौन? तो गुरु नानक देव। ठीक है, याद रखिएगा, बाबर के समय से थे ये, उनके समकालीन थे। आपको बता देना चाहते हैं, गुरु रामदेव जो थे उन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इसके बाद दोस्तों अर्जुन देव ने 1581 से लेकर 1605 तक सिखों के 5वें गुरु के रूप में वो शामिल रहे। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज वाली बात है कि इनके जितने भी 10 गुरु हैं इनके बारे में सारे जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, अगर यहाँ पे इस आंसर की बात करें कि जहांगीर ने किसको मृत्यु दी थी, जहांगीर एक क्रूर शासक था मुगल सम्राट का, तो आंसर करेंगे दोस्तों गुरु अर्जुन को ही इन्होंने जी हाँ दिया था। याद रखिएगा 1605 में जी हाँ क्या दिया था इन्होंने? फांसी। ठीक है, चलिए 1605, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। दोस्तों, पूना पैक्ट, देखिए पूना पैक्ट किससे किसके मध्य हुआ है? आंसर करेंगे यहाँ पे। ये हुआ है दोस्तों, पहले तो जान लीजिए डेट इसका 24 सितंबर सन 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच ये समझौता। किसके बीच? तो डॉक्टर अंबेडकर के बीच और महात्मा गांधी के बीच। तो आंसर यहाँ पे डी कर लीजिएगा दोस्तों, जी हाँ। और आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें 71 स्थान सुरक्षित रखे गए थे। ओके, याद रखिएगा, जिसमें कि दलितों के लिए खासकर ये व्यवसाय जो व्यवस्थापित किया गया था, उसमें सभाओं को प्रारंभ भी किया गया था 71 ऐसे स्थान को सुरक्षित रखकर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स को कमेंट कर सकते हैं। और जो भी मेरे भाई बंधु यहाँ वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही लगातार क्वेश्चन आप तक हम पहुंचा सके इन 50 प्रश्नों के साथ साथ। जी हाँ, बीपीएससी के अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों बीपीएसएससी यानी कि बिहार दरोगा की, एसआई की मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट ईएसआई और एएसआई के छात्र भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आंसर कर सकते हैं यहाँ पे, इट्स अरविंद घोष। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों अरविंद घोष। दोस्तों 1896 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था सबसे पहले ये हमारा वंदे मातरम, 1896 के जी हाँ राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। दोस्तों, इसकी रचना जो थी सितंबर अक्टूबर 1874 में हुई थी। जी हाँ, रचना कब किया गया था? तो 1874 में। ठीक है, याद रखिएगा अक्टूबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? चलिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम कुछ तथ्य बताने जा रहे हैं जो कि आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसको संविधान में समाविष्ट करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता की गई। और बता दें दोस्तों कि इस समिति के सुझाव के आधार पर ही सितंबर 1976 में 42वां संशोधन किया गया। जी हाँ, 1976 में 42वां संशोधन किया गया। दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में। और इसमें भाग 3 और भाग 4 में क्या किया गया? तो मूल कर्तव्यों के शीर्षक जो था
उसको नए भाग 4 का ए में रखा गया, जो भी भाग 4 में था और 4 3 में था उसको नया करके कहाँ रखा गया, तो 4 ए में रखा गया और इसमें जोड़ा गया। इस नए भाग 1 में एक नया अनुच्छेद भी जोड़ा गया, आर्टिकल 51। याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो आर्टिकल 4 जो भाग 4 ए में कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं हमारे। ठीक है, तो मूल कर्तव्यों के बारे में क्वेश्चन है यहाँ पे, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। जी हाँ, मूल कर्तव्य हमारे टोटल अभी 11 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे स्वर्ण सिंह समिति, आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील होता है? चलिए आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील होता है? तो देखिए, याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा नाइलोन। क्योंकि नाइलोन का जो शब्द है दोस्तों, है ना, ये न्यूयॉर्क के NY से लिया गया है। NY से लिया गया है ये वर्ड जो है नाइलोन, और लंदन के LON से लिया गया है। ठीक है, ये दोनों वर्ड को लेकर बनाया गया नाइलोन वर्ड, ये इसकी कहानी थी। लेकिन नाइलोन ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं की एक जी हाँ, बहुलकीकरण जिसे कहते हैं हम लोग प्रक्रिया से बनता है, जिसमें कि प्राकृतिक रूप से ये उपलब्ध नहीं होता है। इसको पोलामाइड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, लिख लीजिएगा, पोलामाइड, है ना, इसको पोलामाइड विधि कहते हैं। इसकी विधि से नायलॉन हम बनाते हैं। ये प्राकृतिक में नहीं होता है, इसको बनाया जाता है नायलॉन को। ठीक है ना, आंसर कीजिएगा बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। दिल्ली स्थित शांतिवन समाधि है, किसकी है दोस्तों? तो देखिए, कुछ समाधि स्थलों के नाम मैं आपको स्टैटिक पार्ट में दे दूंगा। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आप लोग जरूर देखिएगा उस वीडियो को, है ना। तो समाधि स्थल जो है दोस्तों, याद रखेंगे, ये है किसका? तो जवाहरलाल नेहरू का, जिसका नाम है शांतिवन। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी का, है ना, महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? आप बता सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, है ना, मैं आपको आंसर बताऊंगा यहाँ पे। उसको बोलते हैं राजघाट, लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री, इनका क्या था? लाल बहादुर शास्त्री का बता दीजिए, यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं। तो यह लिख दीजिए, आप बोलिएगा विजय घाट। क्या इनका नाम है? विजय घाट। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे इंदिरा गांधी का क्या था जो समाधि स्थल, उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी का समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल। क्या नाम है? शक्ति स्थल। ये सारे नाम आपको ध्यान रखने होंगे क्योंकि स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। बाकी और भी लोग हैं, जैसे राजीव गांधी, तो इनका नाम रखा गया था दोस्तों वीरभूमि, है ना, वीरभूमि, ये रखा गया इनके समाधि स्थल को नाम। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया। दोस्तों किस शासन काल में आया था चीनी यात्री फाहियान? ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, बहुत बार पूछा भी गया है, इसलिए इसको ट्रिपल स्टार लगा के याद रखिएगा, है ना। तो किसके काल में आया था? तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। फाहियान जो है भारत के संबंध में लिखा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव जो था उसके ऊपर संपूर्ण था, यानी कि पूरा जो उसके मध्य भारत का शासन था चंद्रगुप्त का, वो था दोस्तों द्वितीय का, विक्रमादित्य जिसका नाम था। इसके शासनकाल में ही फाहियान जो था वो भारत आया था। और इसके बारे में इन्होंने अपने पुस्तक इंडिका में, है ना, इंडिका इनकी पुस्तक है, उसमें ये सारा वर्णन भी किए हैं। इनके अनुसार ये बातें कही गई हैं। अच्छा, गुप्त काल में युद्ध के देवता के रूप में किसको जाना जाता था? ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दरोगा में, है ना। गुप्त काल में युद्ध के रूप में कौन से को यहाँ पे? जी हाँ, तो कार्तिकेय को, कार्तिकेय भगवान है, भगवान शिव के पहले पुत्र है ये कार्तिकेय, है ना, कार्तिकेय, है ना। तो इनको ये पूजनीय माना जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। चीनी यात्री फाहियान को भारत का भ्रमण किया, ये फिर सेम क्वेश्चन आ गया शायद, लग रहा है। जी हाँ, 7 और 7 दो बार हो गया कॉपी यहाँ पे, इसलिए क्षमा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। युद्ध या ब्राह्मण आक्रमण के कारण कई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यता अनुमोदन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, ये याद रखिएगा दोस्तों, कम से कम जहाँ पे 1 महीने में युद्ध हो या कोई बाहरी आक्रमण हो भारत पे, तो उस आपातकाल की घोषणा हमें संसद के द्वारा, जी हाँ, 1 महीने के अंदर ही दे देनी चाहिए।
ये हमारा 44वां संशोधन कहता है, हमारा 44वां संशोधन कहता है। ये कब हुआ था और इसमें आर्टिकल 352 में ये वर्णित किया गया है, जो कि आपातकाल की घोषणा को ये संबोधित करता है। आर्टिकल 352, 1 माह की समाप्ति पर जो भी परिवर्तन में नहीं रहेगी यदि, तो इसे आपातकाल घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। दोस्तों शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है ना। तो रिपीटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने के लिए संभावित है, तो इसे जरूर से जरूर पढ़ें इन सब चीजों क्वेश्चन को। तो भारतीय बजट के इतिहास में सर्वप्रथम 1985 में लॉन्च किया गया दोस्तों शून्य बजट की अवधारणा। दोस्तों ये मैंने बता दिया 1985, लेकिन कौन से देश में ये इसको तो बताया गया दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले इसको लागू किया गया था। वहीं की अवधारणा थी, इसके विकास किया गया और इसके अंतर्गत गैर योजना बजट के कोष पूर्व योजना के प्रावधान को भी अलग करके देखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश। देखिए चाय के लिए सबसे ज्यादा उत्पादक करने वाला देश कौन सा है, जल्दी से आंसर करेंगे अगर आपको आंसर पता है तो फटाफट आंसर करेंगे। हर क्वेश्चन के आंसर के लिए 2 से 3 सेकंड तो समय दे ही रहा हूँ, वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन बता दे रहा हूँ उस बीच में, लेकिन अभी आपको इसका आंसर देना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। बिल्कुल आंसर करेंगे यहाँ पे, इट्स ए चाइना। और चाइना से जब सवाल जुड़ा है तो आप कोविड-19 के बारे में पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये एक ऐसी महामारी फैलाया गया है इस देश के द्वारा, ये पूरा विश्व परेशान है। CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस और D फॉर डिजीज, और 19 इसलिए क्योंकि ये नवंबर 2019 में इसकी एक पहली केस मिली थी चाइना में। चाइना की दोस्तों राजधानी होती है बीजिंग, ये आप याद रखेंगे। यहाँ की करेंसी क्या होती है, तो रेनिनबी है ना। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखने होंगे। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो जी जिनपिंग हैं, ये आप थोड़ा नाम लिख लीजिएगा भाई, स्पेलिंग वगैरह। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ए चाइना इज द राइट आंसर, जो कि कुल 30% पूरे विश्व का 30% जो चाय है वो खुद चाइना अकेले यहाँ पे क्या करता है, तो उत्पादित करता है। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए दोस्तों, तो हमारा देश भारत है, उसके बाद श्रीलंका है और फिर केन्या का स्थान आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत है दूसरे नंबर पर चाय उत्पादन में, उसके बाद श्रीलंका है और उसके बाद चाइना है, सॉरी उसके बाद है केन्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। यूनानी चिकित्सक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। चलिए इसका आंसर कीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, जल्दी से आंसर करेंगे। देखिए हिप्पोक्रेटस का नाम आ रहा है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे अगर आप लोग इनकी जीवन काल की बात करें तो 460 से लेकर 370 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट तक ये जीवित रहे। जी हाँ दोस्तों, और ये फादर ऑफ मेडिसिन भी इनको उपाधि दी गई। ठीक है, नोट कर सकते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन नोट कर सकते हैं दोस्तों, किसको, तो हिप्पोक्रेट्स को। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इन्होंने अनेक पौधों की औषधियों के रूप में भी प्रयोग किया। थियोफ्रेस्ट जो है वो फादर ऑफ बॉटनी भी कहे जाते हैं, तो ये भी आप लिख लीजिएगा, क्या है, फादर ऑफ बॉटनी भी कहे जाते हैं, ये नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों आंसर क्या करेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। और इन्होंने लगभग, एक और अपडेट है यहाँ से, 500 पादपों पे क्रमबद्ध इन्होंने प्रयोग भी किया था, ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्रोना किस देश की करेंसी है। देखिए करेंसी, कैपिटल मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ, है ना, ये आप ध्यान रखिए। जितना भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन के पढ़ते पढ़ते के साथ साथ उनके स्टैटिक पार्ट को भी जरूर रखें। करेंसी, कैपिटल और प्रेसिडेंट या फिर उस देश का प्रधानमंत्री, ये 3 चीज अगर आपको याद है लगभग, जो देखिए ये भी कैसे पूछे जाएंगे, तो जो देश जो है अभी हाल फिलहाल में करंट में जुड़ा हुआ था भारत के साथ, तो उन देशों के बारे में कम से कम जान लीजिए, जैसे चाइना, जैसे पाकिस्तान, जैसे अमेरिका, जैसे रशिया, जैसे इटली, ये सारे देशों के नाम, करेंसी, स्विट्जरलैंड, तो नाम जहां पे भी भारत का बिजनेस हो रहा है या भारत के साथ जुड़ाव है किसी योजना को लेकर, तो उन सबके नाम। छोटे छोटे जितने भी देश हैं, जैसे कि आपको अफ्रीकन कंट्री है, जितने भी वहां पे जो भारत सहयोग कर रहा है उनको अपने आर्थिक मदद दे रहा है, उन सब के नाम, उनकी करेंसी, उनका कितना करेंसी का वैल्यू है, कौन से प्रेसिडेंट हैं, ये सारे आपको डेटा एक अलग से कॉपी बना के पढ़ना होगा, ताकि क्या होगा कि यहाँ से स्टैटिक पार्ट आपका क्लियर होता जाएगा साथ ही साथ। ठीक है ना। चलिए, तो क्रोना किस देश की करेंसी होती है, याद रखिएगा, इट्स
जी हाँ, स्वीडन इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, स्पेन की करेंसी को क्या कहते हैं? अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, आंसर हो गया स्वीडन इज द राइट आंसर। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा स्पेन का करेंसी को क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? वृंदावन गार्डन है दोस्तों, इट्स मैसूर में। नोट कर सकते हैं। मैसूर का राजा किसको कहा जाता था, याद है आपको? आप लोगों ने बचपन में, जी हाँ, टीपू सुल्तान नाम का कोई किताब जरूर पढ़ा होगा, उनकी कहानी जरूर पढ़ी होगी, जो कि मैसूर का, जी हाँ, मैसूर का राजा के नाम से जाना जाता था, जो कि बहुत ही फेमस थे और ये अंग्रेजों से युद्ध करते हुए अपनी, जी हाँ, जान गंवा बैठे थे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बताऊं मैं आपको, जी हाँ, पर्यटन स्थल था दोस्तों यहाँ पे वृंदावन जो है गार्डन, ये कहाँ पे है? तो मैसूर में, याद रखिएगा। लेकिन कुछ और जो कि राज्य हैं उसके और स्थान है जो कि आपको याद रखना होगा। पहला, अगर हम पूछें हिलती हुई मीनार, है ना, ये कहाँ पे है? ये पूछा गया है, हिलती हुई मीनारें ये कहाँ पे हैं? तो अहमदाबाद में, ये आप नोट कर देंगे। अच्छा, एक है दोस्तों मूसी की रानी की छतरी। मूसी की रानी की छतरी, ये सारे जो हैं मुगल काल के समय के लगभग सब सारे थे। तो ये अलवर राजस्थान में है, अलवर राजस्थान में है। नोट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, कानपुर का महल, कानपुर का महल है दोस्तों, ये धौलापुर राजस्थान में है। कानपुर का महल धौलापुर कैसे चला गया, तो इसकी कहानी अलग है। ठीक है, ये कहाँ पे है? धौलापुर राजस्थान में। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है या संबंधित है? आंसर कीजिएगा। चलिए, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आंसर करेंगे दोस्तों, हॉकी से संबंधित है। नोट कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे बैडमिंटन जो है खेल, उसमें जैसे कि कुछ वर्ड हैं, जैसे कप है वहाँ के, नारंग कप और चड्डा कप, ये फेमस है, ये लिख लीजिएगा। अच्छा दोस्तों, होलकर ट्रॉफी पूछता है अक्सर एग्जाम में, है ना, होलकर, ये याद रखिएगा, होलकर ट्रॉफी। तो ये किससे संबंधित है, किस खेल से? तो ब्रिज से संबंधित है, ठीक है ना। अच्छा, एजरा कप, एजरा कप कभी नाम सुना आपने? नहीं सुना है तो सुन लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। ये होता है पोलो में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता की निम्न उम्र क्या है? देखिए, संविधान 58 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए योग्य तब होगा जब भारत का वो नागरिक होगा और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा। आंसर यहाँ पे ए कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। दोस्तों, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति का उदाहरण है, किसका उदाहरण है दोस्तों? जल्दी से आंसर करेंगे। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, चोल कला का ये उदाहरण है। डी इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की एक मुख्य विशेषता थी और चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम चोल कालीन नटराज की प्रतिमा, जो कि चोल कला का एक सांस्कृतिक सार और निचोड़ भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे विष्णु के उपासक जो होते थे वो अलवर और शिव के उपासक के नयनार कहलाते थे। क्या कहलाते थे दोस्तों? विष्णु और शिव के जो उपासक होते थे वो अलवर के नवनार कहलाते थे। अलवर के, अलवर जो राजस्थान में है, ठीक है, अलवर राजस्थान। चलिए ये ध्यान रखिएगा, इसके ये नवनार कहलाते थे, नवनार। चलिए तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? चलिए ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो आपको बता दें कि अफगान से आया हुआ था, ये अफगानिस्तानी था। ठीक है, और 1761 ईस्वी में दोस्तों ये आया था। ठीक है, अफगानिस्तान, अफगान के आक्रमणकारियों में इसका नाम बहुत ही विख्यात था और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का युद्ध भी लड़ा गया है। उसे पानीपत का तृतीय युद्ध के नाम से भी जाना गया है। किसके? तो अफगानियों के बीच में और मराठों के बीच में। तो ये एक बहुत बड़ा युद्ध था
जिसको पानीपत का तीसरा युद्ध कहा गया है दोस्तों। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था उसमें अब्दाली के भारत पर 5वें अभियान का समय लड़ रहा था, और पानीपत के तृतीय युद्ध के अनेक कारण थे, परंतु उनमें जो प्रमुख कारण था वो नादिर शाह का आक्रमण था। बहुत बड़ा आक्रमण था ये, मतलब बहुत बड़ा युद्ध था ये एक तरह से उस समय का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों की पराजय के बाबत निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैंने आपको सारा चीज जो बताया अभी है ना, उसको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे आप आंसर क्या करेंगे दोस्तों? बिल्कुल, मराठा सेना में बहुत से सेनानायक इब्राहिम खान गर्दी के गद्दारी थे। तो ये 1, 2 और 3 यहाँ पे सही है, ठीक है। 1, 2, 3 सही है, ये चौथा गलत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था, वही संबंध लोधी वंश का किससे था? देखिए, इब्राहिम लोधी जो था ना, दिल्ली के लोधी वंश का तीसरा और अंतिम शासक माना गया था इब्राहिम लोधी, क्योंकि इसके बाद तो बाबर आ गया था 1526 में, जो कि इसको पराजित करके दिल्ली की गद्दी पे बैठा। लेकिन लोधी वंश का जो अंतिम शासक था और तीसरा ये शासक था, ठीक है, जो कि 1517 से लेकर 1526 तक का इसका कार्यकाल रहा। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की सत्ता भी संभाली। 1526 में बाबर आया, पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई और उसमें लोधी जो है हार गया, और उसके बाद यहाँ पे उसके वंश आ गए। किसका संस्थापक हुआ? तो मुगल वंश का, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन का आंसर करिएगा इब्राहिम लोधी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी हैं। कौन है ये, क्या करते हैं? तो भीमसेन जोशी जो थे दोस्तों, एक हिंदुस्तानी नायक थे, मतलब गायक थे, सॉरी, हिंदुस्तानी गायक थे, और जिन्होंने सदाबहार ख्याति प्राप्त की, जैसे कि चिन भौला शेख या और गंधर्व कुमार, और जैसे इन नामों में इनका भी नाम प्रचलित था, भीमसेन का। दोस्तों आंसर करेंगे, एक हिंदुस्तानी गायक थे। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अज्ञात सैनिकों का भारत में कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, जी हाँ, प्रथम विश्व युद्ध में, जी हाँ दोस्तों याद रखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए थे अज्ञात सैनिकों की स्मृति में इंडिया गेट का निर्माण किया गया था दोस्तों, ठीक है। 21 का आंसर क्या करेंगे? याद रखिएगा, इंडिया गेट। तो इस अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? तो इंडिया गेट, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे। तो कौन से यंत्र बजाते थे ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पंडित किशन महाराज? तो ये सितार वादक थे दोस्तों, याद रखिएगा, इट्स अ बी, सॉरी, सितार वादक थे ये सर, अच्छा नहीं, तबला वादक, ठीक है, डी तबला वादक थे। क्योंकि जो हमारे रविशंकर थे वो थे, है ना, पंडित रविशंकर, मैंने किशन पढ़ लिया यहाँ पे, किशन था ये, ठीक है, सॉरी, रविशंकर जो थे वो सितार वादक थे, और हसन शाहिद भी सितार वादक थे, और परवेज भी, और विलायत खान भी एक सितार वादक था। लेकिन अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे नाद स्वरम की, या नाद स्वरम की, तो शेख चिन्ना मौल्या और राज रतन पिल्लई ये थे, और सरोद वादक तो हफीज खान, अहमद अली खान, जरीन दारूवाला, ये सब लोग, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। मदुरई की राजधानी कहाँ है दोस्तों? मदुरई की राजधानी कहाँ है? जल्दी से आंसर करेंगे, इट्स अ पांड्यों की। जी हाँ, मदुरई की राजधानी किसकी थी एक्चुअली, क्वेश्चन है, तो पांड्यों की, याद रखेंगे, इट्स अ, जी हाँ, सी इज द राइट आंसर। प्राचीन जो थे पांड्य राज्य, चोल राज्य के दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर कोटक तक विस्तृत हुए थे इनका साम्राज्य, और इस साम्राज्य में मदुरई, तिरुवेली, रामनाथपुरम तथा तिरुचिरापल्ली जो साथ साथ त्रावणकोर राज्य में कुछ कुछ भागों में सम्मिलित थे। तो दक्षिण भारत कुछ ज्यादा ही यहाँ पे संबोधित करता है इन समाज को, जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित धातुओं में से किस सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे? निम्नलिखित धातुओं में से किसे सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे बोला गया है। क्वेश्चन समझिएगा, आंसर गलत मत कर सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल याद रखिएगा, ये लोहा को नहीं जानते थे, क्योंकि सैंधव कालीन जो था वो स्थल जो था रंगपुर से मातृ देवी की मूर्तियों की पूजा और मुद्राएं प्राप्त नहीं करता था।
अच्छा, उसमें हड़प्पा की जो प्रमाणित मुद्रा थी उसमें चौकोर अथवा आयताकार होती थी। लोथल में अगर बात करें तो जो दो जलपोत हैं उनको प्राप्त किया गया। सैंधव सभ्यता में बात करें तो जो मुद्रा का निर्माण हुआ उसका अधिकांश सेलखड़ी से होता था, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन लोहे का यहाँ पे कोई नहीं था विवरण सिंधु घाटी की सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। अकबर के शासन के दौरान राज्य प्रणाली किसके हाथों में थी? याद रखेंगे दोस्तों, जी हाँ, ये था किसके हाथों में? तो टोडरमल। क्योंकि टोडरमल जो था वो मुगल शासक अकबर का क्या था? तो वजीर था, जिसको कि वित्त मंत्री कहते हैं हम लोग, है ना। वित्त मंत्री हुआ करता था, जिसे राजा की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था, राजा टोडरमल। वह अकबर के दरबार में 1573 में दोस्तों शामिल हुआ, ठीक है। और जब अकबर ने गुजरात विजय पर किया तो इसलिए अकबर ने तत्काल उसे गुजरात का मालगुजारी का बंदोबस्त करने के लिए वहां पे नियुक्त भी कर दिया। तो टोडरमल चला गया गुजरात, और टोडरमल राजा जो था एक हिंदू शासक था, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा गया है? चलिए आंसर करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे तो कर्नाटक का पीसीएस का क्वेश्चन था ये। आंसर आप कीजिएगा जल्दी से यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे आंसर करेंगे इट्स अ पुरंदर दास को। नोट कर सकते हैं किसे कहा जाता है कर्नाटक का संगीत का पितामह? तो पुरंदर दास को, याद रखेंगे। तो और यक्षगान कर्नाटक की सबसे नृत्य नाट्य शैली का मिश्रण है दोस्तों, यक्षगान, ये याद रखिएगा। यक्षगान, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में, ठीक है ना। और दूसरी चीजें हैं दोस्तों की इसका उद्गम जो है वो प्राचीन भगवान अट्टा से हुआ है इनका। तो भगवान वहाँ के हैं अट्टा, जो कि प्राचीन भगवान है, और इस इनके जरिए ये संगीत का उदय हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलेक्जेंडर की भारत से लौटने के उपरांत 323 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट में कहाँ मृत्यु हुई थी? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ डी बेबीलोन में। नोट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए शिष्यों के क्रम को अगर याद रखने की हम बात करें तो सूत्र जो है शुअपसी और सुकरात और प्लेटो और अरस्तु, ये सिकंदर, ठीक है, ये इनसे जुड़े हुए नाम थे दोस्तों, इसलिए याद रखेंगे। ये शिष्यों के क्रम में याद रखने का एक तरीका है, एक सूत्र है, जैसे कि सूत्र से सुपसी, सु से सुकरात, प से प्लेटो, अ से अरस्तु और सी से सिकंदर, ठीक है, याद रखिएगा। सिकंदर अरस्तु का शिष्य भी था। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिलियर्ड्स के नाम से पुकारा जाता है? आंसर करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का। जी हाँ दोस्तों, इट्स अ, जी हाँ, आंसर कीजिएगा शाहजहां को। देखिए आपको बता देना चाहते हैं कि जोधपुर के शासक थे मोटा राजा उदय सिंह, ठीक है, राय राजा उदय सिंह, ठीक है, राजा उदय सिंह, ये नाम याद रखिएगा। और उनकी पुत्री थी जगत गोसाई, क्या नाम था उनका? जगत गोसाई, ये भी नाम याद रखिएगा दोस्तों। जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को खुर्रम खान का जन्म होता है, ठीक है। किसका जन्म होता है? खुर्रम खान का, खुर्रम खान का जन्म होता है। ये अब देखिए, जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई, और इनके गर्भ से 5 जनवरी को पैदा होते हैं 1592 में, ठीक है। कौन? तो खुर्रम खान, इसका नाम है शाहजहां, ठीक है, जो कि लाहौर में हुआ था इनका जन्म, शाहजहां का। शाहजहां ने क्या बनवाया था? तो ताजमहल बनवाया था। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में उन्होंने ताजमहल भी बनवाया है। शाहजहां के पुत्रों की बात करें तो शाहजहां के पुत्रों की बात करें तो 1657 में, ठीक है, 1657 में आपको बता दें कि ये युद्ध हुआ था शुरू, और 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनवा लिया था। जी हाँ, ये आपको ध्यान रखना होगा। और आगरे के किले की में जो कैदी हुई बनी हुई थी, कैदबंदी की गई थी इनकी, ये 31 जनवरी 1666 में की गई थी। 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। तो इनके बारे में सारा अपडेट था, जो कि प्रिंस ऑफ बिलियर्ड्स के नाम से इनको भी जाना गया। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का होता है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ ट्रम्पेट। नोट कर सकते हैं, सी इज द राइट आंसर, जो कि बिना ही तार का ये बजता है। सी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं दोस्तों, 29 का आंसर हो जाएगा।
ट्रम्पेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? बिल्कुल याद रखेंगे, महायान संप्रदाय के द्वारा ये किया गया था। देखिए अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल के कुंडवल में, यहाँ प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान और वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों, सालारंजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे ये हैदराबाद में है दोस्तों। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन पूछूंगा, जंतर मंतर कहाँ पे है? तो बहुत लोग यहाँ दिल्ली बोल देंगे। जंतर मंतर जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो जयपुर राजस्थान में है और सवाई जयसिंह ने इसको 1724 में बनाया था, याद रखिएगा। ठीक है, जंतर मंतर को। अच्छा, हौज खास जो कि दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी का है शासनकाल का, हौज खास बनाया गया था। उसके बारे में एक इतिहास है जो कि 1305 ईस्वी में बनाया गया था ये। और कंदरिया महादेव जो कि खजुराहो में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, चंदेल राजाओं ने इसको बनाया था 1025 ईस्वी में। तो ये सारे इतिहास हैं इन सभी राजाओं के। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों को नृत्य है? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों, जिसमें कि स्त्री और पुरुष दोनों ही नृत्य करते हैं इस नृत्य को। आंसर करेंगे दोस्तों घूमर। जी हाँ दोस्तों, घूमर एक ऐसा नृत्य है जिसको स्त्री और पुरुष दोनों ही करते हैं। अच्छा एक दोस्तों हरियाणा का नृत्य जो कि सिर्फ महिला करती है, उसका नाम याद है आपको? और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है एक्चुअली, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो ये है दोस्तों फाग नृत्य, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ महिलाएं करती हैं यहाँ पे। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, हीनयान और महायान संप्रदायों का जन्म निम्नलिखित में से किसमें हुआ था? बिल्कुल 33 का आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था दोस्तों। देखिए आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक प्रमुख घटना और बौद्ध की चतुर्थ संगीति हुई थी, यह संगीत कश्मीर स्थित कुंडलम या कुंडलम में हुई थी। ये आप ध्यान रखेंगे, डी इज द राइट आंसर। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? याद रहिएगा, इट्स अ सी, पंचमहल में। ठीक है, नोट कर सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए पंचमहल को हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह आप ध्यान रखेंगे। जी हाँ, हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी चीज, यह नालंदा में स्थित एक पिरामिड के आकार का भवन है। ठीक है, कहाँ पे? तो नालंदा में। और यहाँ पे दोस्तों बौद्ध विहारों की प्रवृत्ति बनी हुई है आज तक भी, जो कि मंजिलों वाले आयताकार महल का आकार भी यहाँ पे किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में निम्नलिखित प्राचीनतम सिक्कों पे शासकों के नाम एवं उनके शरीर के ऊपरी भाग के चित्र बने हुए हैं। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो प्राचीन भारत में गुप्त काल में ही मुद्रण कला का जो सर्वाधिक विकास हुआ था, वो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के द्वितीय, कुमारद्वितीय आदि के शासकों के शासनकाल में हुए थे और उसमें सोने, चांदी, तांबे और मिश्र धातु के सिक्के जारी किए गए थे। आंसर गुप्त सिक्के इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे फटाफट। आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी भी है, इसलिए कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स डी, महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित हरिजन सेवक, जो संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया था। ये एक इतिहास है और एक कहानी है इसके पीछे, याद रखिएगा। चंपारण के सत्याग्रह के दौरान, क्योंकि महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने उपाधि दी थी महात्मा की, और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रपिता किसने कहा था महात्मा गांधी को? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? इनको भी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इनको हिटलर ने नाम दिया था, एडोल्फ हिटलर ने। जी हाँ, नेताजी है ना, नेताजी से संबोधित किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय शिक्षा और व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष में आया था?
चार्ल्स वुड जो है भारत में दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष बनकर आया और उसने भारत में शिक्षा के सुधार के प्रयास किए और आरंभ किए। कंपनी के संचालकों के माध्यम से उसने 19 जुलाई 1854 को अपना एक घोषणा पत्र भी जारी कर दिया था। 1854 को आंसर ये कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जुड़ सकता है सवाल आपका। अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बना दिया? तो देखिए भारत सरकार तो अलग किया ही, ठीक है, लेकिन ये अंग्रेजों ने ही सबसे पहले कारनामा कर दिया था 1912 में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे जो वर्तमान हमारा बिहार राज्य है इसकी स्थापना के संदर्भ में अगर बात करें तो उल्लेखनीय है कि 12 दिसंबर 1912, डेट भी बहुत अच्छा था। 1911 को दिल्ली के आयोजित एक शाही दरबार में इसको बताया गया और 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल को ये किया गया था अलग, है ना, ये 1911 की बात है। और ये 1912 में इसको फाइनली एक विधिवत राज्य के रूप में स्थापना किया गया और पटना इसकी राजधानी बनाई गई। ठीक है, 1936 में बिहार को फिर से अलग किया गया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 1936 में बिहार को अलग किया गया। उस समय जो बिहार बना था तो बिहार उड़ीसा एक में थे, तो बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये 2 राज्य बटे यहाँ पे और फिर एक बार बिहार को बांटा गया सन 2000, तो यहाँ पे बना झारखंड। दोस्तों ये झारखंड था जो कि यहाँ पे बनाया गया एक नया राज्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 40। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन से गांधी जी से जुड़े हुए हैं? नमक सत्याग्रह जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी सरोजिनी नायडू, इनका नाम याद रखिएगा, आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। और जो कि घरसाना नामक है ना, घरसाना नामक स्थान के नमक सत्याग्रही के जुलूस में इन्होंने अपना नेतृत्व भी किया था। सरकारी नमक कारखाने की सम्मुख तीव्र प्रदर्शन भी किए इन्होंने। एनी बेसेंट एक ब्रिटिश थी और ये भारतीयों के साथ खड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 41। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतकालीन सरकार के गठन को उद्देशित किया। चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे 41 का। आजाद हिंद फौज की स्थापना तो कैप्टन मोहन सिंह ने की थी सन 1941 में, याद रखिएगा। और किंतु अक्टूबर 1943 की अगर बात की जाए और 1943 की, तो दोस्तों सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं सिंगापुर में। सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया था? बिल्कुल जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा इट्स सी, कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था दोस्तों। ये आप ध्यान रखेंगे। जन गण मन अधिनायक जय है नामक से गीत था ये, पहले उसको राष्ट्रीय गान बनाया गया। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है हमारा, अब इसे बंकिम चटर्जी ने लिखा था और ये आनंद मठ से लिया गया था। और दोनों को ही गीतों को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के नाम से स्वीकार किया गया, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब तो ये ध्यान रखिए 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कौन थे? जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। मौलिक अधिकारों की बात करें दोस्तों, विचार का सूत्रपात होता है और वर्ष 2015 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से ये शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा आंसर यहाँ पे मूल संविधान का हिस्सा था ये संविधान का मौलिक अधिकार, जो कि 44वें संशोधन में इसको अलग किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो देखिए भारतीय संविधान के अगर अनुसार हम बात करें तो राज्यों के लिए अलग अलग लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है, जैसे कि बिहार का बिहार लोक सेवा आयोग है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और हर राज्य के लिए ऐसा एक पीसीएस बनाया गया है। संघ लोक सेवा आयोग जो है अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवाओं के लिए नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश भी करते हैं और संघ लोक सेवा जो है ये दोस्तों अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। आंसर करिएगा इट्स राज्यपाल। ठीक है, यहाँ पे चूंकि देखिए राष्ट्रपति करता है, ये आंसर ये हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। लेकिन अगर राज्यों की बात करें तो राज्यपाल करता है नियुक्ति, ये भी आप ध्यान रखेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग में, हाँ राज्य में है तो संघ नहीं दिया गया है। ठीक है, आंसर यहाँ पे राज्यपाल होगा। संघ लोक सेवा होता तो वो राष्ट्रपति होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45।
भारतीय गणतंत्र में किस राज्य की सदस्यता है? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, इट्स अनिवार्य है ये, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, नोट कर लेंगे। सरकार जब भी राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है तो परंतु सभी राज्यों की सरकार का स्वरूप भी एक समान नहीं होता है। आंसर सी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान में समान है? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। इट्स अ, नोट कर लेंगे, इट्स अ मौलिक अधिकार। बी इज द राइट आंसर। नोट कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? 47 का आंसर कीजिएगा। देखिए, एशिया की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत की बात करें पहले तो गोदावरी को कहते हैं, याद रखिएगा। सॉरी, गोदावरी होगा यहाँ पे। दक्षिणी भारत की गंगा कहलाती है गोदावरी, नॉट कावेरी। आंसर यहाँ पे गलत है, ठीक है, इसको गोदावरी कीजिएगा, ठीक है। और बात करें भारत के नदियों में तो टोकरी, आंध्र प्रदेश, वृद्धगंगा, गोदावरी को यहाँ कहा जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की ये टोकरी वृद्धगंगा है, इसको नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 48। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? देखिए, भारत और चाइना की बात करें तो जो सीमा सटे राज्य हैं वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। तो इसमें से एक नाम है डी, अरुणाचल प्रदेश, नोट कर सकते हैं। भारत में झूम कृषि जुड़ी हुई है। झूम कृषि देखिए, आमतौर पर अगर हम बात करें तो दोस्तों ये पर्वतीय क्षेत्रों की जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि कार्य के लिए वनों के साफ किए जाता है और 2-3 वर्षों तक खेती करने के बाद स्थान बदल कर फिर दूसरी जगह खेती की जाती है ताकि वो झूम कृषि के लिए वो मिट्टी जो है फिर से कैसी हो सके, तो उपजाऊ हो सके। इसे हम लोग झूम खेती कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर जनजातीय आदिवासी लोग करते हैं। अच्छा, कौन से लोग करते हैं, जुड़ी हुई है ना, तो पहाड़ी लोग हैं वो, ठीक है, जो ये पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता है जनजातीय लोगों, आदिवासियों के द्वारा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये दोस्तों है पेरम्बूर में। रेल डिब्बे का निर्माण होता है दोस्तों यहाँ पे, जो कि पेरम्बूर है, ठीक है, याद रखेंगे। और चितरंजन लोकोमोटिव कहाँ है? तो ये चितरंजन में है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो कपूरथला पंजाब में है। भारत में अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो है वो कहाँ पे है? तो कर्नाटका में है। और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि जेसफ एंड कंपनी लिमिटेड कहाँ पे है? तो कलकत्ता में। तो आज के इन 50 प्रश्नों में आपने कितने उत्तर सही किए ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में, या फिर अपने फेसबुक पे या अपने ट्विटर अकाउंट पे भी शेयर कर सकते हैं। जी हाँ, जहाँ से आपके फ्रेंड भी जुड़ सके इस बीपीएससी की तैयारी में, जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी 66 की। तो सुबह के 4 बजे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके आने वाले परीक्षा के लिए। और 30 जून का करंट अफेयर देखना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि उस दिन हम लोग लेकर आ रहे हैं आपके लिए करीब 50 ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे मंथ ऑफ जून से। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।